जैसे सप्लीमेंट किस लैटिन वर्ड से लिया गया है? हाँ हाँ ठीक करेंगी। Supplementary can be an important part of something or just extra support. The supplement comes from the Latin supplementum for something added to fix a deficiency. And supplement में जब ARY लगाते हैं suffix, the suffix ARY means connected with, यानी सप्लीमेंटम या और जो सप्लीमेंट शब्द बना है उसका मतलब होता है समथिंग एडेड टू फिक्स ए डिफिशियंसी, यानी जो डिफिशियंसी है उसको हटाने के लिए कुछ उसमें सम ऐड करना। और जो ARY सफिक्स लगाते हैं उसका मतलब होता है उससे जुड़ा हुआ। और जब इनको एक साथ लाते हैं, पुट देम टुगेदर एंड यू हैव समथिंग कनेक्टेड विथ फिलिंग इन, यानी जो गैप है रह जाता है समझने में या कॉन्टेक्स्ट को उसको पूरा करने में सप्लीमेंट्री रीडर सहायता करता है। वैसे तो सप्लीमेंट हम कई जगह यूज करते हैं, खाने में भी यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं या विटामिन कम होते हैं, मिनरल्स कम होते हैं, वहाँ भी यूज करते हैं फूड सप्लीमेंट की तरह। लेकिन यहाँ हम सिर्फ सप्लीमेंट्री रीडर की बात कर रहे हैं कि इससे क्या होता है। तो जैसा कल आपने सुना भी था कि सप्लीमेंट्री इज ए लिटिल समथिंग एक्स्ट्रा टू फिल इन ए गैप, like when your teacher suggests supplementary reading material that you may or may not get around to checking out। और जैसा रिसर्चर्स के बारे में हमने कहा था कि जो रिसर्चर्स ने इस पे रिसर्च किया है और उन्होंने जो बताया है कि सप्लीमेंट्री रीडर से क्या क्या सहायता मिलती है, तो उनका कहना है कि सप्लीमेंट्री रीडर्स प्ले ए मेजर रोल इन डेवलपिंग द लैंग्वेज अवेयरनेस in its different aspects, so teaching them should be given priority in the English learning in our schools। हमारे स्कूलों में इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए सप्लीमेंट्री रीडर्स को। The researchers have seen that teaching supplementary readers can improve students' comprehension skills। इसीलिए कॉम्प्रिहेंशन से पहले सप्लीमेंट्री रीडर की बात आई है कि सप्लीमेंट्री रीडर जो है इससे हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वो भी डेवलप होगी और उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। यानी टीचिंग सप्लीमेंट्री रीडर्स कैन इम्प्रूव स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड enriches their vocabulary। The study of supplementary readers influences on the students in a positive way to a large extent। ये पॉइंट वाइज आपको हम बता दे रहे हैं कि क्या क्या कहा उन्होंने। Supplementary reader develops the ability to read and extends the vocabulary। Second, develops a teaching, यानी supplementary reader develops a teaching force which is capable of moving beyond the confines of set books and text books। यानी टेक्स्ट बुक्स में जो है, यानी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में या किसी भी टेक्स्ट बुक में वो उतना पूरा कंप्लीट अगर नहीं बता पा रहा है, बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए उन्हें सप्लीमेंट्री मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। कहते हैं कि सप्लीमेंट्री रीडर इट सप्लीमेंट्स एंड enriches वर्क डन बाय pupils इन द क्लासरूम। It encourages independent access to information and arouses the interest of pupils in matters outside the curriculum। यानी छात्रों में, पुपिल्स में करिकुलम के अलावा भी और सूचनाओं को जानने में और चीजों को जानने में की उत्सुकता बढ़ाता है। It provides training in the use and retrieval of information, a skill which is essential for higher education and lifelong learning। यही कही थी हमने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात कही थी। और सप्लीमेंट्री मटेरियल होता क्या है, तो इसके अंतर्गत वो सारी मटेरियल्स आएंगे
जो आपको स्किल डेवलपमेंट में सहायता देते हैं, जैसे ग्रामर है, वोकैबुलरी है, और इसके प्रैक्टिस मटेरियल्स जहाँ आपको एक्सरसाइजेज मिलते हैं और आप उन एक्सरसाइजेज को का होमवर्क करते हो जो भी, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्किल डेवलप होगी, इम्प्रूव होगी। इसमें नॉवेल्स भी आ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स भी आ सकते हैं, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, वीडियो सुनकर भी आप इसकी अपनी स्किल बढ़ा सकते हो, वोकैबुलरी बढ़ा सकते हो। एक चीज़ जो बतानी थी मुझे कि सप्लीमेंट्री भी सुनते हो और कॉम्प्लीमेंट्री भी सुनते हो। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड सुनते हो ना, तो कहते हैं सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री में भी दो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक की स्पेलिंग होती है COMPLEMENTARY और दूसरी होती है COMPLI, होती है ना कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है, कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री यानी COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स होता है कंप्लीटिंग और गोइंग टुगेदर वेल विथ समवन एल्स, और सप्लीमेंट्री मीन्स एडिंग टू समथिंग एल्स। सप्लीमेंट्री जो हमने आपको बताया, यानी कॉम्प्लीमेंट्री इम्प्लाइज ए स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, यानी दो चीज़ों के बीच जो रिलेशनशिप होगी वो मजबूत होगी, उसको बताते हैं। ये मैथ्स में यूज होती है। वेयर एज सप्लीमेंट्री जस्ट मीन्स दैट वन थिंग इज एडिशनल और ऑक्सिलियरी टू अनदर। सप्लीमेंट्री के जो सिनोनिम्स हैं वो एडिशनल भी हैं, ऑक्सिलियरी भी है, उनका भी मतलब वही होता है सहायक या जो अतिरिक्त। तो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इम्प्लाइज ए स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, वेयर एज सप्लीमेंट्री जस्ट मीन्स दैट वन थिंग इज एडिशनल और ऑक्सिलियरी टू अनदर। ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट इज समथिंग दैट completes another thing or set of things. Supplement seems a lot like complement in that it can help complete something. यानी कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। सप्लीमेंट आप जानते हो, कॉम्प्लीमेंट थोड़ा जो काम खत्म करता है, कंप्लीट करता है, उसके लिए भी है इस तरह। और ये भी कह सकते हो कि सप्लीमेंट वुड रिफर टू एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन। सप्लीमेंट वुड रिफर टू एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी जो अतिरिक्त इंफॉर्मेशन मिलती है सप्लीमेंट के द्वारा। कॉम्प्लीमेंट रिफर्स टू एन आइटम दैट कंप्लीट्स और गोज वेल विथ अनदर आइटम्स। और COMPLEMENT कॉम्प्लीमेंट और COMPLIMENT कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो PLI होता है, ये आपको पता है कि इसमें क्या होता है, ये किसी की प्रशंसा करना, किसी के बारे में अच्छी बातें बोलना, तो क्या कहते हैं, हम उसको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। इफ यू कॉम्प्लीमेंट समवन यू से समथिंग नाइस अबाउट देम। एक कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क होता है, माने वो जो आप जो भी कुछ उसके लिए कहते हो वह अच्छा बोलोगे तो वह कॉम्प्लीमेंट्री रिमार्क होगा। वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री की स्पेलिंग ई की जगह आई हो जाएगा, PLI। और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट है जिसमें PLE है, उसका अलग मतलब होता है कि इफ टू थिंग्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और आर कॉम्प्लीमेंट्री दे कंबाइन वेल टुगेदर। क्योंकि अगर दो चीजें हैं तो एक दूसरे को अच्छी तरह कंबाइन करते, एक साथ जुड़े होते हैं। तब आप ये ना जब मैथ्स के अनुकोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ोगे ना, उसमें देखोगे इसका यूज ज्यादा होता है। जबकि दोनों एक ही वर्ड लैटिन वर्ड से आया हुआ है, कॉम्प्लेयर, COMPLERE।
तो ये लैटिन वर्ड है COMPLERE, कॉम्प्लेयर मीन्स टू कंप्लीट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट जिसमें ई है, कॉम्प्लीमेंट कंटिन्यूज टू रिफर टू समथिंग दैट completes something else, while compliment has branch of to remark, especially in the form of admiration, यानी जो प्रशंसा करते हैं किसी के बारे में, किसी को अच्छा बोलते हैं किसी के लिए, वो कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे कल भी एक सेंटेंस, हम कोई भी एक सेंटेंस ले लो, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो क्या है, कौन सा सेंटेंस है? यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, तो कौन सा सेंटेंस होगा? हाँ, उसमें हमने फंक्शन में भी देखा था ना, लैंग्वेज की, ये किस में आता था? जब कॉम्प्लीमेंट देते थे तो कौन से फंक्शन में, याद है? हाँ, उसमें जिसमें ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड सारे आते थे, उसमें ये आता था। अब इसमें जैसे ARY हम सफिक्स लगा देते हैं कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट सब में, तो सबके क्या है, अर्थ भी थोड़े बदल जाते हैं। और वो जैसे कॉम्प्लीमेंट है तो ये क्या है, इसके जो सिनोनिम्स है यानी इसके समानार्थी शब्द है, वो क्या, इनहेंस। अगर इनहेंस, अगर कॉम्प्लीमेंट की जगह COMPLEMENT की जगह इनहेंस कहते हैं, तो आप उसको जल्दी समझ जाते हो। इनहेंस समझते हो ना, ENHANC, इनहेंस। कंप्लीट, कोई काम कंप्लीट होगा, उसी कंप्लीट से तो एक कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है। इम्प्रूव, ये सब कॉम्प्लीमेंट के समानार्थी शब्द हैं, यानी सिनोनिम्स हैं। इसके आप एग्जाम्पल भी, ये कभी ARY लगाते हैं तब एक किस यूज में आ जाता है, और जब सिर्फ कॉम्प्लीमेंट होता है तब किस यूज में आता है। अब देख सकते हो इसके एग्जाम्पल्स में भी, ये कभी नाउन भी होता है, कभी वर्ब होता है, कभी नहीं, इसके यूज के अनुसार बदलते हैं। जैसे मान लो हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं, हमेशा बोलते हैं ए पर्सन और थिंग दैट कंप्लीट्स समथिंग, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं, कर सकते हैं। एक कंप्लीट अमाउंट, नंबर एटसेट्रा, ये जो है ना, ये फुल कॉम्प्लीमेंट है, यानी जो काम समाप्त हो जाता है या कोई भी चीज समाप्त होती है। इस तरह सब अलग अलग चीजों में इसका अलग अलग यूज है। ग्रामर में ये फ्रेज के रूप में भी यूज होता है, क्लॉज के रूप में भी। मैथमेटिक्स में एंगल और लॉजिक मैथमेटिक्स में यूज होता है। म्यूजिक में भी ये यूज होता है, इम्यूनोलॉजी में, यानी सब में इसके अलग अलग यूज हैं कॉम्प्लीमेंट के। अब इसके जैसे सेंटेंस भी अगर आप देखते हो, तो जैसे मान लो, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली एंड टेक ऑन एनी चैलेंज। दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली एंड टेक ऑन एनी चैलेंज। कॉम्प्लीमेंट यानी दोनों एक दूसरे को क्या, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सब सहायता कर रहे हैं, दोनों एक साथ हैं, और तब वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वहां भी कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। यहाँ COMPLEMENT, इस कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है कि दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली एंड टेक ऑन एनी चैलेंज। दूसरा सेंटेंस भी आप लिख सकते हो, इट वॉज ए सरप्राइज चॉइस बट दे कॉम्प्लीमेंटेड वन अनदर, यानी दो लोग हैं तो उनके बीच में हम इसका यूज कर सकते हैं कि दे कॉम्प्लीमेंटेड, वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, और तब कोई भी चैलेंज ले सकते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यू हैव ए बेटर चांस ऑफ विनिंग ए फुटबॉल मैच। क्या कह रहे हैं कि यू हैव ए बेटर चांस ऑफ विनिंग ए फुटबॉल मैच इफ यू हैव ए फुल कॉम्प्लीमेंट।
कह रहे तुम्हारा एक बहुत बेटर चांस है फुटबॉल मैच जीतने का, अगर तुम्हें फुल कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो। यहाँ पे क्या सपोर्ट की बात आ रही है, फुल कॉम्प्लीमेंट की बात आ रही है। इसी तरह जैसे वी वर्क वेल टुगेदर एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यहाँ क्या इसका अर्थ हो रहा है कि हम वी वर्क वेल टुगेदर, हम अच्छी तरह माने एक साथ अच्छी तरह काम कर रहे हैं, करते हैं, और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ क्या आएगा, यूज सपोर्ट ही तो आएगा। एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को सहायता करते हैं या सपोर्ट करते हैं, इस रूप में भी इसका यूज होता है कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरह आप बताओ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब इसके, हाँ हम वही तो बता रहे हैं कि ये जहाँ पे जिस सेंटेंस में जैसे यूज होता है ना, इसका अर्थ उस तरह बदल जाता है। लेकिन वैसे जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं इम्प्लॉइज ए स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, इतने ही समझ लो। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। हाँ नहीं, हाँ 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 नहीं हो सकती। जैसे इसको एक और मीनिंग है ना इसकी, जैसे कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कंप्लीटिंग और गोइंग टुगेदर वेल विथ, माने एक दूसरे के बिना काम हो ही नहीं रहा, कंप्लीटिंग एक दूसरे के साथ ही वो काम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स कंप्लीटिंग, यानी काम पूरा होना ये तो होगा कंप्लीटिंग, और गोइंग टुगेदर वेल विथ, तो इसका मतलब क्या होगा कि काम जो है जो पूरा हो रहा है और एक साथ होगा, किसी के साथ मिलकर ही होगा, वो अकेला नहीं हो रहा। यानी पूरक, हिंदी में नहीं बोलते पूरक, एक दूसरे के पूरक हैं, वही तो है कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ हाँ संपूरक कौन, वही तो बता रहे मैथ्स में यूज होता है, वो जब एंगल के उसमें 90 डिग्री 60 डिग्री क्या है वो सब जो उसमें यूज होता है। ये तो हमने इस यहाँ आपको थोड़ा सा बताया कि चूंकि सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट की बात आई तो हमने सोचा कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट की बात भी करते हैं। और चूंकि इसमें एक कॉम्प्लीमेंट अलग होता है, दूसरा अलग हो, सिर्फ ई और आई का अंतर है, उससे क्या है सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। एक कॉम्प्लीमेंट तो सभी जानते हो, नहीं आई वाला पता है ना, COMPLIMENT, ये तो सबको पता है। जब एक दूसरे को आप की तारीफ करते हो तो क्या करते हो, ये तो कॉम्प्लीमेंट हुआ ना। हमने जैसे कहा यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, योर होम इज सो ब्यूटीफुल, यू, हाँ शी कुक्स वेरी वेल, वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं तो क्या हम उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि वह अच्छा काम कर रही है। तो वो भी, उसको भी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, COMPLIMENT, सिर्फ ई और आई का अंतर है वहां पर। जबकि ये कहते हैं कि दोनों एक ही लैटिन वर्ड से उसकी उत्पत्ति हुई है, और उसका मतलब होता है टू कंप्लीट, काम खत्म करना है। कंप्लीट का मतलब तो हम लोग यही समझते हैं, समाप्त, कंप्लीट द वर्क, काम खत्म करो, समाप्त करो, पूरा करो। मेन क्या होता है कंप्लीट का मतलब पूरा करना, हाँ? खत्म करने के लिए तो फिनिश भी होता है, फिनिश द वर्क, लेकिन काम पूरा करना तो कंप्लीट द सेंड कंप्लीट, और कंप्लीट का यूज और भी होता है, कई जगह होता है।
और इसका जो एडमायरेशन यानी प्रशंसा करने के लिए मेन कॉम्प्लीमेंट COMPLIMENT का यूज होता है। और कुछ पूछना है? इसके लिए तुम्हें ना सेंटेंसेज देखने पड़ेंगे कि कितने टाइप के सेंटेंस और किस किस सब्जेक्ट में कैसे यूज होते। एक ही ये भी कहते हैं ना कि इफ टू थिंग्स कॉम्प्लीमेंट ईच अदर और आर कॉम्प्लीमेंट्री दे कॉम्बाइन वेल टुगेदर। वे एक साथ ही काम करते हैं, वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो इसीलिए इसको पूरक बोलते हैं कि जो दो सब चीजें एक साथ जो काम कर रहे हैं वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, उनको यानी एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदी में तो ऐसे ही बोल समझ सकते हैं ना। थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंशन समझ लो, 10-15 मिनट बस। और बाकी तो इस यूनिट में और तो ज्यादा कुछ है नहीं। कॉम्प्रिहेंशन समझते हो है क्या? कॉम्प्रिहेंशन जैसे कुछ पैसेज दिए होते तुम्हें, एक पैराग्राफ या कुछ पैसेज लिखा है और उसके बाद क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को उस पैसेज के आधार पर आपको उस क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, तो वही तो कॉम्प्रिहेंशन है। तो कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी कॉम्प्रिहेंशन वर्ड कहाँ से आया, का मतलब क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं टू कॉम्प्रिहेंड। कॉम्प्रिहेंड समझते हो? COMPREHEND, COMPREHEND, टू कॉम्प्रिहेंड ए वर्ब है। इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। टू कॉम्प्रिहेंड वर्ब है जो आपको सिंपल लैंग्वेज में, या सिंपल वर्ड इसका क्या है, टू अंडरस्टैंड, दोनों वर्ब है। और उससे बना है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन COMPREHENSION, कॉम्प्रिहेंशन ए नाउन हो गया फिर, यानी कॉम्प्रिहेंड, टू कॉम्प्रिहेंड या टू अंडरस्टैंड क्या है, वर्ब है, और जो कॉम्प्रिहेंशन है वो नाउन हो गया। अब कहते हैं कि अंडरस्टैंड मतलब क्या होता है, समझना, कि आप उस कितना समझते हो, इसी का टेस्ट लेते हैं ना। जब कोई भी कंपटीशन देने जाते हो तो उसमें ए वाले कॉम्प्रिहेंशन जरूरी रहता है। आप देखोगे अभी तक जो भी दिया होगा, सेट टेट में रहते हैं, उसमें भी रहते होंगे कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है या एक पैसेज दिया हुआ है, उसका आपको उसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको उस उसको पढ़ना है और उसके आधार पर उसका उत्तर देना है, वही कॉम्प्रिहेंशन है। अब कॉम्प्रिहेंशन में सबसे अच्छा कॉम्प्रिहेंशन कब हो पाएगा, कब आप जवाब दे पाओगे? कहते हैं कि समटाइम्स, या ऐसे अनसीन पैसेज, जिसे आपने कभी देखा नहीं है, कभी पढ़ा नहीं है, अनसीन पैसेज में बी सेट and students may be asked to answer certain questions based on the passage. They can write good answer only when they fully grasp the meaning of the passage. तो उस पैसेज के आधार पर कोई भी स्टूडेंट मैंने सही आंसर कब दे पाएगा, जब वह उस पैसेज के अर्थ को अच्छी तरह समझ पाएगा। दे when they fully grasp the meaning of the passage. Second, when they are able to express the meaning of the passage in their own words, कह सकते हो कि अगर उस पैसेज के अर्थ को वह अपने भाषा में समझ सकता है,
या फिर उसकी जो भाव हैं उसको, फीलिंग्स को समझ सकता होगा, तभी वह उसके सही आंसर दे पाएगा। और थर्ड है व्हेन दे क्लियरली अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस आस्क्ड। तीसरी बात है कि जब वह क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको भी अच्छी तरह समझ पाएगा, यानी वह पैसेज के को अच्छी तरह समझ पाएगा, उसको ग्रास्प कर पाएगा। दूसरा, उस जो पैसेज है उसके अर्थ को, उसमें जो वर्ड्स हैं उसको, जो सेंटेंसेज है, सिंटैक्स है, उसको, उन सबको अच्छी तरह समझ पाएगा और वो क्या कहना चाहता है पैसेज में, उस फीलिंग्स को, उस विचार को समझ पाएगा। और तीसरी बात कि वह जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी अच्छी तरह समझ पाएगा, तब वह उस पैसेज के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब दे सकता है। ये तो होता है कि कॉम्प्रिहेंशन में होता क्या है। अब इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन को अलग अलग तरह से डिफाइन भी किया गया है कि क्या कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन आप इस तरह इजी लैंग्वेज में आप यही समझ सकते हो कि कॉम्प्रिहेंशन में हमें उस पैसेज के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और इससे आपके जो इंग्लिश का ज्ञान है इसका पता चलता है कि आपने इंग्लिश की यानी नॉलेज कितनी है। और जो कि ये जरूरी नहीं है, इंग्लिश या हिंदी किसी में भी आ सकता है। और उस भाषा का ज्ञान यानी इंग्लिश का ज्ञान नहीं कह के हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस भाषा में वह आपसे पूछा गया है या कौन जिस भाषा में वह पैसेज है, जिस भाषा में वह प्रश्न है, उस भाषा का ज्ञान आपको कितना है। वह हिंदी में भी कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। तो ये दोनों ही भाषा का ज्ञान आपको उससे भाषा की जांच होती है, आपको भाषा की समझ कितनी है। वैसे कहते हैं इंग्लिश में कि कॉम्प्रिहेंशन इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, इसको परिभाषित करना कठिन है। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हर्ड और रीड, यानी कॉम्प्रिहेंशन क्या है, अंडरस्टैंडिंग है कि जो सुना जाता है या पढ़ा जाता है। इट इज देयर फॉर ए लैंग्वेज एक्टिविटी, कुल मिलाकर क्या है, यह लैंग्वेज एक्टिविटी है। कॉम्प्रिहेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेम्बरिंग, यह रिमेम्बरिंग से अलग है। याद करना नहीं है, जो चीजें आप रट के याद कर लेते हो उसका यूज यहाँ नहीं है। इसका यहाँ आप कितना समझते हो, आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, और उसके आधार पर आप उसका आंसर दे सकते हो। इसलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट कॉम्प्रिहेंशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिमेम्बरिंग। कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट अबाउट डिफाइनिंग वर्ड्स और रिपीटिंग सेंटेंसेज, कि ये किसी वर्ड को डिफाइन करना नहीं है, न ही किसी सेंटेंस को रिपीट करना है। कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व्स creation of a coherent and integrated understanding of sentences, paragraphs and text selections। यानी comprehension में सभी चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि आप कितना समझते हो ग्रामर को, सेंटेंस को, पैराग्राफ्स को और टेक्स्ट को। यहाँ जो इंटीग्रेटेड यूज हुआ है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ ए कोहेरेंट एंड इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग, हमने कहा कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ ए कोहेरेंट एंड इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेंटेंसेस, paragraphs and text selections। Here integrated means that the comprehender knows that parts of the text go together। नहीं, कॉम्प्रिहेंडर जो भी कॉम्प्रिहेंशन बनाया है जिसने, वह जानता है कि इसके टेक्स्ट हैं जो पार्ट्स है वो एक साथ कैसे लिखे गए हैं। आपको भी ये बताना है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। इंटीग्रेटेड मीन्स दैट द कॉम्प्रिहेंडर नोज दैट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट गो टुगेदर, क्योंकि वो जो भी पैसेज होता है उसकी सेंटेंसेस एक दूसरे से, मतलब पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि एक कहीं से लिया गया एक कहीं से ले गया है। वो क्या है, एक पैराग्राफ होता है जो किसी एक घटना से, किसी एक कहानी से, किसी एक ड्रामे से लिया गया होता है।
अगर वह सिंपल पैराग्राफ है तो किसी एस्से से, किसी हिस्ट्री से भी लिया जा सकता है, इकोनॉमिक्स से लिया जा सकता है, आपको साइंस का है तो साइंस से भी लिया जा सकता है, बायो से, कहीं से भी। लेकिन वो सारे जो होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस कहीं और से ले लेगा, एक सेंटेंस कहीं और से। एक पैराग्राफ में जितने भी सेंटेंस लिए जाते हैं वह सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं। इसी तरह कहते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स दैट द टोटल अंडरस्टैंडिंग फिट्स टुगेदर एज ए होल. There are no pieces missing and there are no parts that don't make sense. यानी उसमें जो भी सेंटेंस है वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे किसी स्वतंत्रता संग्राम पे भी कोई सी घटना ली जाएगी, जलियांवाला बाग से ही ले लो, तो क्या होगा, पूरी घटना उसी सेंटेंस रिलेटेड, घटना से रिलेटेड होगी सारी सेंटेंसेस। ये नहीं कि एक नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, जिस तरह घटना घटी होगी उसी तरह लिखे जाएंगे और उसका हर पार्ट का अर्थ होगा। उसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता जिसका कोई सेंस नहीं हो। इसीलिए कहते हैं कि कोहेरेंट मीन्स दैट द टोटल अंडरस्टैंडिंग फिट्स टुगेदर एज ए होल, देयर आर नो पीसेज मिसिंग। कोई भी उसमें जो सेंटेंस है वह मिसिंग नहीं होता। एंड देयर आर नो पार्ट्स दैट डोंट मेक सेंस। ऐसा कोई भी भाग नहीं होता, कोई पार्ट नहीं होता जिसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इस तरह जो हमने एक आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंशन इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ ए कोहेरेंट एंड इंटीग्रेटेड अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें कोहेरेंट की मीनिंग भी बता दी हमने आपको और इंटीग्रेटेड की भी। तो इसलिए एक लाइन इसका लास्ट कह सकते हैं कि द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्रिहेंशन refers to your ability to understand something or your actual understanding of something. यानी आप कितना समझते हो किसी लैंग्वेज को। मैंने क्या है, पैराग्राफ आपसे हिस्ट्री नहीं पूछ रहा, वो क्या पूछना चाह रहा है कि आपने लैंग्वेज कितना पढ़ा, उस पैराग्राफ को पढ़कर आप उत्तर कैसे ढूंढते हो। तो कोई इसमें भी कोई कहता है कि आप पैराग्राफ को अटेंटिवली पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, केयरफुली पढ़ो और तब प्रश्न का उत्तर दो। कोई कहता है इसमें टाइम वेस्ट मत करो पैराग्राफ पढ़ने में, पैसेज को पढ़ने में, आप क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छी तरह और क्वेश्चन को उसमें ढूंढो कि वो उसमें कहाँ है उत्तर उसका। यानी टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ते हो तो आप जवाब जल्दी ढूंढ पाओगे। तो ये मुझे लगता है ये इंडिविजुअली डिफरेंट हो सकता है कि कोई पैसेज पढ़कर उत्तर जल्दी ढूंढ सकता है, कोई उत्तर पढ़कर, उत्तर को अच्छे से पढ़कर, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको पढ़कर आंसर अच्छी तरह ढूंढ सकता है। अभी अपने अपनी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है किसने कैसी प्रैक्टिस की है और किसने कौन सा तरीका अपनाया है। आपने बहुत से कंपटीशन दिए भी होंगे जिसमें इस तरह के पैसेज पूछे गए होंगे। उस पे ये तो सभी जानते होंगे कि ये कॉम्प्रिहेंशन है और ये आता है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अभी तो हमने सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन की बात की है, क्योंकि सीधे सिर्फ फैक्टर्स पे आ जाऊं तो सही नहीं लगता। तो मूल बातें क्या बताई हमने आपको कि कॉम्प्रिहेंशन जो है टू कॉम्प्रिहेंड यानी टू अंडरस्टैंड से निकला है कॉम्प्रिहेंशन। उसमें जब SION लग गया तो नाउन बन गया कॉम्प्रिहेंशन। वैसे वो टू कॉम्प्रिहेंड क्या है, वर्ब है। और वैसे तो इसे कहते हैं कि कोई इसकी डिफिनेशन नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कहते हैं कुल मिलाकर इसमें जो पैराग्राफ होते हैं, जो पैसेज होते हैं या जो टेक्स्ट लिखा जाता है वह एक दूसरे से सारे सेंटेंसेस रिलेटेड होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं और इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं होता जिसका कोई सेंस ना हो, कोई अर्थ ना हो। और यह सिर्फ ये चेक करता है कि आप कितना अंडरस्टैंड करते हो, यानी योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग
और योर एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ। और कह रहे हैं कि या तो आप क्या समझ रहे हो, कितना समझते हो, और आपकी वास्तविक समझ कितनी है। दोनों में से कुछ भी आप समझ सकते हो। वैसे कहते हैं व्हाट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे भी प्रश्न है कि मन में उठते हैं कि क्या है। तो जब आप वैसे भी आप सोचो, जब भी आप कोई कहानी पढ़ते हो या कोई सूचना ही मतलब ऐसी आर्टिकल पढ़ते हो जिससे कुछ सूचनाएं आपको मिलती हैं, तो क्या है आप सोचते हो या आप सोचना चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ। कहानी पढ़कर तो जरूर कुछ देर तक आप समझ सोचते हो ना कि ये पात्र या एक कहानी का ये कैरेक्टर जो है इसने ऐसा क्यों किया। तो कहते हैं कि ये सब जो है, ये सब थिंक करने के लिए आती है, थिंक करते हैं। इसी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं कि आप पढ़ते हो तब सोचने पे मजबूर हो जाते हो। और यहाँ उसी के आधार पर एक प्रश्न पूछने की बात करते हैं कि जब पैसेज को पढ़ोगे तो आप समझोगे और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दोगे। और इसमें 3। हाँ बोलो। हाँ 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 उसमें जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो पहला जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है ये सब है ना, उसकी बात कर रहे हो। हाँ हाँ तो वहां तो हम लोग वैसे भी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग है सब, तो ये कहते हैं ना क्वेश्चंस है उसमें कि कॉग्निटिव और ये सब की बात करते हैं ना वहां तो। यहाँ भी है कि रीडिंग जो है वो क्या है। जैसे मान लो रीडिंग क्या है, अगर डिफाइन करने को कहें तो व्हाट इज रीडिंग। पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या जो भी है, कहते हैं कि फिजिकल और फिजिकल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द रिटन या टेक्स्ट प्रिंटेड मैसेज, जो भी है मैटर है, जो भी रिटन है या टेक्स्ट मैटर है उससे जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं जो अर्थ। फिजिकल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस, कॉग्निटिव यानी माइंड से रिलेटेड हो गया, फिजिकल आपका जैसे आईज है, आप देखते हो और सिर्फ देखते हो, सिर्फ देखने से तो होगा नहीं जब तक आपका माइंड काम नहीं करेगा। तो देखते हुए और पढ़ते हुए यानी ब्रेन और आईज दोनों का यूज करते हुए जब हम कोई अर्थ निकालते हैं किसी टेक्स्ट से, उसी को रीडिंग कहते हैं। रीडिंग और तो हो सकता है इसलिए चेंज किया हो उसने, मुझे जैसा लगता है अभी हमने उसे पढ़ा नहीं है, इधर पढ़ाते नहीं है अभी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जैसे है ना, जैसा अभी मुझे जो याद है कि उसमें लोअर लेवल से उसमें कॉग्निटिव डोमेन में जो है वह क्या है, लोअर लेवल से उन्होंने किया है, लोअर लेवल से हाई लेवल की ओर। तो उसमें पहला उन्होंने नॉलेज किया है, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है उसमें ये है क्या, एप्लीकेशन, ऐसे है ना। फोर्थ है एनालिसिस, फिर है सिंथेसिस, फिर है इवेल्युएशन, ऐसे है ना। हाँ तो कुछ
उसका कारण पढ़ो ना। हमें भी ध्यान नहीं है, तो चूंकि पढ़ाते समय ओल्ड वाला तो कोई पढ़ता नहीं है, न्यू वाले ही सब पढ़ते हैं। तो उसमें कुछ कारण होगा, देखेंगे हम तब बताएंगे, अभी अभी नहीं बता सकते, क्योंकि हमें वैसे भी मेथड तो पढ़ाना कब का छोड़ दिया हमने ना। हमें ये याद है, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है उसके 3 डोमेन है ना, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। ऐसे ही तो पढ़ते हो। हम्म। हाँ, तो कॉग्निटिव में तुम्हारा आ गया कि जो भी माइंड से, हेड से, ब्रेन से रिलेटेड है। अफेक्टिव में हार्ट से रिलेटेड है। और साइकोमोटर क्या है, जो ब्रेन प्लस हमारे हैंड है या पैर है, जो भी स्वचालित क्रियाएं हैं, इस तरह की जो एक्टिविटीज है उससे रिलेटेड है। तो अफेक्टिव में जैसे हम लोग यहाँ जो पढ़ रहे थे, कोनोटेटिव और डेनोटेटिव सेंटेंस में, उसमें भी तो यहाँ आ रहा था ना, इफेक्शन की बात आ रही थी। इफेक्टिव मीनिंग निकाल रहे थे यहाँ भी। जो एक जगह पढ़ते हो दूसरी जगह भी थोड़ी काम आती है। जैसे लिटरल मीनिंग और इसकी बात कर रहे थे ना, एसोसिएटिव मीनिंग की। जैसे हमने रोज का एग्जाम्पल दिया था, तो क्या कहा था कि रोज की लिटरल मीनिंग क्या होती है? फूल है, लाल फूल है, सभी को दिख रहा है। लेकिन उससे क्या एसोसिएटिव मीनिंग क्या जुड़ी हुई है? इफेक्टिव मीनिंग भी कहते हैं इसको। और जो लिटरल मीनिंग है उसको कॉग्निटिव मीनिंग भी कहते हैं। तो कॉग्निशन शब्द ब्रेन से, जहां भी ब्रेन या माइंड की बात आएगी वहां कॉग्निशन की बात आएगी, कॉग्निटिव आएगा। और जहां भी भाव की बात आएगी, फीलिंग्स की बात आएगी, वहां पे इफेक्टिव मीनिंग या आपको इफेक्टिव डोमेन की बात आती है। तो ब्लूम्स में ने भी वही किया। साइकोमोटर में उन्होंने क्या लाया था, ये सब, स्विमिंग हो गई, डांसिंग हो गई, ये सब किस में आती है? उसमें तो वर्ब को हमें देखना है ना। वर्ब भी तो उसमें है कि किसके अंतर्गत कौन से वर्ब आएंगे। ध्यान है आपको? जैसे अंडरस्टैंड है या नॉलेज है, तो इसके अंतर्गत कौन से वर्ब आएंगे? भूल गए या बोलो, कहाँ गए सब? नहीं याद है? याद दिला दें। नॉलेज में क्या आता है? टू रिकॉल, टू रिकॉग्नाइज आता है। टू रिकॉल या टू रिकॉग्नाइज यानी पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना, वो आ जाएगा आपको रिकॉल में। देखो, उसमें 2 ही वर्ब आते हैं, या तो टू रिकॉल आएगा या टू रिकॉग्नाइज आएगा। फिर अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं तो वहां बहुत सारी चीजें आ जाती है कि क्योंकि आप उसको में कौन कौन से, डिफाइन आएगा, टू एक्सप्लेन आएगा, इस तरह के वर्ब्स आते हैं। फिर जब आप उसमें जाओगे एप्लीकेशन में, तो टू अप्लाई आएगा, मैंने उसको यूज कैसे करते हैं वो वाले सारे वर्ड्स आते हैं। तो ये जब वर्ड्स आप वर्ब्स पढ़ोगे ना, तब आपको ध्यान आएगा कि इसे क्यों चेंज किया गया है। हो सकता है तब आपको दिख जाए वो कि ये कॉम्प्रिहेंशन को इसमें क्यों चेंज किया गया। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में तो वो चीज आती है कि जो सेंटेंसेज है वो, मतलब अभी तो यही कहा गया है कि कॉम्प्रिहेंशन भी तो टू अंडरस्टैंड ही है। कॉम्प्रिहेंशन को तो जब टू कॉम्प्रिहेंड से लिया गया है, तो टू कॉम्प्रिहेंड का मतलब भी तो टू अंडरस्टैंड ही होता है। तो वही चीज है, सिर्फ उसके मुझे लगता है टर्म्स चेंज कर दिए उन्होंने उसके अंदर। उसने वो कर दिया होगा, हाँ। लेकिन मैं है तो वही, चीज तो वही आएगी। कॉम्प्रिहेंशन नाउन कर देने से उसमें हो सकता है उसके अंदर ज्यादा थोड़े वर्ब्स आ, या थोड़ी उसकी मीनिंग ज्यादा माने वाइड हो जाएगी, या थोड़ी नैरो मीनिंग आ जाती होगी यहाँ। हाँ, वो अब मुझे भी याद नहीं है इतना ना। जो पढ़ाते हैं वही याद रहता है। ये तो जो अभी पढ़ा रहे हैं तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती, पता है तुम्हें? इंग्लिश मेरे सब्जेक्ट ही नहीं है, क्या करूं? इसीलिए तुम्हारी भी हेल्प चाहते रहते हैं।